तो चलिए बच्चों, अपन स्टार्ट करते हैं नीट के लिए क्लासेस, राइट। तो नीट के लिए क्लासेस में वीडियो के थ्रू आप कैसे पढ़ेंगे, क्या प्लानिंग रहेगी आपकी, मैं कैसे पढ़ाऊँगा। तो मेरा पैटर्न ये है कि मैं आपको जो है चैप्टर वाइज थ्योरी जो है आपकी स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ, आपको रिवाइज करवा देता हूँ थ्योरी, और उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर्स में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर सॉल्व करवाते जाऊँगा। क्वेश्चंस मैं डिक्टेट करूँगा, एक बार आपको क्वेश्चन सुनना है, सुन के आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर मैं यहाँ फिर से एक बार क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा और फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँगा। आप चाहें तो घर में अपना बढ़िया वीडियो से कॉपी पेन लेकर क्वेश्चंस को नोट करते जाएं, और फिर उसके बाद बाकी आपके पास भी कोई क्वेश्चन बैंक होगा तो उसके ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। यही एक तरीका है ना, ऑनलाइन पढ़ने का, वीडियो के थ्रू पढ़ने का यही तरीका है। दूसरा, या फिर मेरे पास आप आ सकते हैं यदि पॉसिबल है तो चलिए बच्चों, मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, वन डायमेंशनल मोशन, मतलब क्लास 11 के सिलेबस से अपन स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए क्लास 11 के सिलेबस से भी मैं स्टार्ट करूँ आपसे, और यदि मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन करूं, चलिए पहला क्वेश्चन तो मैं आपसे यही करता हूं कि बताइए इस वक्त आप लोग रेस्ट में हैं कि मोशन में हैं। तो डेफिनेटली आपका आंसर यही होगा कि सर हम लोग रेस्ट में भी हैं और मोशन में भी हैं। अब रेस्ट में कैसे हैं, तो आप जहां बैठे हैं, जिस घर में, जिस कमरे में बैठे हैं, उसके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। बैठे हैं ना, मतलब पोजीशन चेंज नहीं हो रही, मतलब आप रेस्ट में। तो आपकी पोजीशन चूंकि चेंज नहीं हो रही विथ रिस्पेक्ट टू रूम, विथ रिस्पेक्ट टू टेबल, विथ रिस्पेक्ट टू आपका मोबाइल, लैपटॉप, मतलब आप रेस्ट में। लेकिन सन के रिस्पेक्ट में यदि अपन बात करें तो आप मोशन में हैं, क्योंकि सन के रिस्पेक्ट में तो अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही ना अराउंड सन, और हम लोग अर्थ पर हैं। इसका मतलब है सन के रिस्पेक्ट में तो हम लोग मोशन में हैं। तो कभी भी रेस्ट या मोशन जब बात होती है तो रिलेटिवली बात होती है। When the body do not change its position with respect to second body, then the first body is called in rest with respect to second body. And second, when the body change its position with respect to second body, then the first body is called in motion with respect to second body. ये तो रेस्ट और मोशन से रिलेटेड बात हो गई है। अब यदि मैं क्वेश्चन करता हूँ आपसे कि वन डायमेंशन मोशन किसको कहेंगे आप, टू डायमेंशन किसको कहेंगे, थ्री डायमेंशन किसको कहेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस बने भी हैं, मैं बताता हूँ आपको। तो डेफिनेटली वन डायमेंशन मोशन मतलब आप समझ लीजिए 3 एक्सिस हैं आपके पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। किसी भी एक एक्सिस के डायरेक्शन में आप, सिंगल एक्सिस के डायरेक्शन में यदि आप मूव करते हैं तो उसको आप बोलेंगे वन डायमेंशन मोशन। व्हेन द बॉडी मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ, देन द मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन। For example, motion of freely falling body from the top of a tower. टावर के टॉप से आप किसी बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो उसका मोशन जो है वो कैसा माना जाएगा, वन डायमेंशनल मोशन। वर्टिकली डाउनवर्ड आ रही ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इफेक्ट में, डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। अब टू डायमेंशनल मोशन किसको कहेंगे, तो डेफिनेटली व्हेन द बॉडी मूव्स ऑन द प्लेन, देन द मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन, क्योंकि कोई भी प्लेन जो है वो टू एक्सिस से बनता है। फॉर एग्जांपल यदि अपन बात करें कैरम बोर्ड, तो आपको मालूम है कैरम बोर्ड में दो एक्सिस होंगी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब उस पर यदि कॉइन यदि मूव कर रही है तो डेफिनेटली उनके दोनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे ना। यदि मान लीजिए कैरम बोर्ड है, ये कॉइन यहाँ है और यहाँ पर आ रही है, तो एक्स और ये वाई, सपोज ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, तो जब इनिशियल थी तो ये x1 y1 होगा और यहाँ पर आई तो कोऑर्डिनेट x2 y2, मतलब x डायरेक्शन में भी पोजीशन चेंज हुई है और y डायरेक्शन में। तो इस मोशन को आप क्या बोलेंगे, टू डायमेंशन। तो इसलिए व्हेन द बॉडी मूव्स ऑन द प्लेन, देन द मोशन ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। अब डेफिनेटली चूंकि मैं बोल रहा हूँ ये वीडियो नीट और सही मायने में जेई मेंस के बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन आप समझते हैं, आपने 11th पढ़ा है, सर्कुलर मोशन, ये सब टू डायमेंशनल मोशन के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं थ्री डायमेंशन मोशन,
तो व्हेन द बॉडी मूव्स on in sky or space, then the motion of a body is called थ्री डायमेंशनल मोशन। यदि कोई बॉडी स्काई स्पेस में मूव कर रही है और यदि उसके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो आप उसको थ्री डायमेंशनल मोशन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये पूछा गया क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस, तो डेफिनेटली दिस इज थ्री डायमेंशनल मोशन, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब मूव करेंगे तो उनके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। कभी मॉलिक्यूल यदि इस पोजीशन में है तो उसका कुछ कोऑर्डिनेट होगा x1 y1 z1, यहाँ से यहाँ आ गया मतलब तीनों कोऑर्डिनेट, x डायरेक्शन में भी पोजीशन चेंज, y डायरेक्शन में भी और z डायरेक्शन में भी। तो ये हो गया बच्चों 1D 2D एंड 3D में डिफरेंस। अब यदि मैं आपसे बात करूँ इसके आगे, यदि अपन चलें और यदि मेरा क्वेश्चन आपसे है कि बताइए डिस्टेंस किसको कहते हैं और डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, दोनों में आप क्या डिफरेंस समझते हैं, तो आपका सिंपल सा आंसर होना चाहिए टोटल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। मैं पूछूंगा डिस्प्लेसमेंट तो आप बोलोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यदि अपन कंपैरिजन करते हैं, यदि एक सिंपल कंपैरिजन करें तो मान लीजिए मैंने बोला ये डिस्टेंस और नेक्स्ट मैंने यहां पर बोल दिया डिस्प्लेसमेंट, और यदि डिस्टेंस से रिलेटेड बात कर रहा हूं तो आप बोल रहे हैं टोटल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट यदि बोलूंगा तो आप बोलोगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी बिटवीन एनी टू पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब यदि यहां से बॉडी यहां पर जा रही है, ऐसे जा रही है ए बी, तो ये डिस्टेंस हो गया, लेकिन ऐसी जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, है ना। और इस वाले केस में तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल दिख रहे हैं। जितना बॉडी पाथ ट्रेवल करेगी उसको अपन बोलेंगे डिस्टेंस, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अपन बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। फिर यदि ऐसा है तो फिर इसका मतलब यदि पाथ चेंज हो गया, यदि बॉडी ऐसे जाके फिर ऐसे आ रही है, अब जी हाँ डिस्टेंस बदल गया, ये वाला पाथ प्लस ये पाथ। यदि मान लीजिए मैं बोलूँगा यहाँ पर डिस्टेंस क्या है तो आप लोगे AD प्लस DB, लेकिन मैं बोलूँगा डिस्प्लेसमेंट तो वो अभी भी AB ही मेंटेन है, मतलब डिस्प्लेसमेंट एक फिक्स डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। इसका मतलब यह हुआ कि पाथ चेंज होने से चूंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, और डिस्प्लेसमेंट कैसी है, वेक्टर। आप बिल्कुल देखिएगा एक एक चीज़ें जो हैं जो आप अभी पढ़ रहे हैं, भले ही छोटी सी चीज़ें हैं, मैं आपको मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता, बेसिक्स से आपको सिखा रहा हूँ। मतलब ये सब चीज़ें आप जो सीख रहे हैं, अब भी देखिए आप आगे किस तरीके से लिंक होती जाएंगी स्पीड वेलोसिटी के साथ में, और आपको कितना आसान हो जाएगा पढ़ना। तो देखिए डिस्टेंस मतलब हो गया स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर क्वांटिटी। रहा सवाल डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा तो दोनों को आप लेंथ के फॉर्म में ही मेजर करेंगे, तो m0 l t0, बस इतना ही बोलेंगे, m0 l t0। और नेक्स्ट यदि बात करता हूं मैं आपसे, नेक्स्ट यदि मैं पूछता हूँ यूनिट, तो आप बोलोगे भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को CGS सिस्टम में आप सेंटीमीटर्स में मेजर करोगे, और SI सिस्टम में बोलेंगे तो मीटर्स में बोलोगे, ये CGS में और ये SI में। इतनी बात तो एक सिंपल हो गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन है कि नहीं भाई 1D को छोड़ के भी आप सोच सकते हैं, और मुझे बताइए क्या डिस्टेंस ग्रेटर हो सकता है क्या डिस्प्लेसमेंट से, तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा यस सर, डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। कब? जब बॉडी 1D को छोड़कर मूव करेगी। तो आप यहां पर एग्जाम्पल ही देख लो, यहां से बॉडी A से यदि D पर जा रही है और D से B पर आ रही है, तो उसका डिस्टेंस जो है वो टोटल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, तो डिस्टेंस ग्रेटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से। यदि मैं पूछूंगा आपसे कि आप बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं क्या, तो आपका आंसर होगा बिल्कुल हो सकते हैं। जब बॉडी 1D में मूव करे स्ट्रेट पाथ पर, तो जितना उसका डिस्टेंस होगा उतना ही उसका
डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, क्या डिस्टेंस लेस हो सकता है क्या डिस्प्लेसमेंट से? तो आपका आंसर होगा नो, नॉट पॉसिबल, क्योंकि डेफिनेशन ही दे रहे हो ना आप तो डिस्प्लेसमेंट की, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोल रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे ग्रेटर हो सकता है? अच्छा, मैंने क्वेश्चन किया आपसे कि बताइए कोई बॉडी मोशन में है और उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 0। ये पॉसिबल है क्या? तो आप बोलोगे नो, बॉडी यदि मोशन में है मतलब कुछ ना कुछ तो पाथ ट्रैवल करेगी, और जो पाथ ट्रैवल कर रही है तो डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, मतलब डिस्टेंस जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो फिर नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आएगा आपसे, क्या डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है क्या? बॉडी मोशन में है, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है? क्या डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है? क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है? तो डेफिनेटली आपका आंसर आएगा कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। कभी भी यदि मान लीजिए एक एग्जाम्पल लूँ मैं कि यहाँ पर टावर पर आप खड़े हैं और किसी बच्चे की बॉल, यहाँ पर कोई बच्चा है, उसकी बॉल जो है वो आपके पास आ गई है, आप यहाँ खड़े हैं, राइट, और वो बॉल मांग रहा है। तो यदि इस बॉल को आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसा माना जाएगा? पॉजिटिव। लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में यदि थ्रो कर देंगे तो डिस्प्लेसमेंट कैसा माना जाएगा? नेगेटिव। लेकिन यदि ऊपर जाकर ये बॉल जब नीचे आएगी, तो जब आपने ऊपर थ्रो की थी डायरेक्टेड मोशन के अपोजिट, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव था, लेकिन जैसे ही बॉल डाउनवर्ड आना चालू हो गई तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? पॉजिटिव होना शुरू हो गया। और जैसे ही इस पोजीशन को क्रॉस करेगी जो उसकी इनिशियल थी, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। उसके बाद यदि यहाँ नीचे आ रही है तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? केवल पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है, वेक्टर है, 0, पॉजिटिव, नेगेटिव सब हो सकता है। कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रही है, यहाँ से ए से चलना स्टार्ट करके पूरा 1 रिवॉल्यूशन करेगी, आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप बोलोगे 0, क्योंकि फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन में क्या हो गई है? कॉन्साइड कर गई है। तो बच्चों इसका मतलब है कि भले ही मोशन में डिस्टेंस 0 नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0, पॉजिटिव, नेगेटिव सब हो सकता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे एक और है कि यदि ऐसा है तो मुझे बताइए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इसका रेशो कैसा होगा? तो डेफिनेटली यदि आप 5th वाले पॉइंट के बेसिस पर सोचें और डिस्प्लेसमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा? ग्रेटर देन 1। लेकिन 6 पॉइंट के बेसिस पर सोचें और डिस्प्लेसमेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है। मतलब यदि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच रेशियो इज नॉट पॉसिबल फॉर डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, और 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, और उसमें से जैसा आपको है फर्स्ट ऑप्शन में मान लीजिए 1.2 लिखा है, नेक्स्ट में 1.8 लिखा हुआ है, 2.1 लिखा और एक में लिखा 0.9, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 1। 0.9 पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसी क्वेश्चन को उन्होंने उल्टा कर दिया और आपसे बोल दिया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो, तो फिर आपका आंसर होना चाहिए लेस देन और इक्वल टू ऑफ 1, राइट। तो मुझे लगता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो आपको समझ में भी आ गई होंगी और मैंने डिस्कस भी कर दी है। तो ठीक है बच्चों,
जैसा ये आपने कंपैरिजन किया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, अब सेम कंपैरिजन अपन कर सकते हैं और एक साथ पढ़ सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो यदि मान लीजिए फिर से अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट आपसे बात करूँ और पूछूं व्हाट इज स्पीड, और यहाँ पर बात करता हूँ वेलोसिटी, है ना, तो मैं पूछता हूँ व्हाट इज स्पीड, तो आपका आंसर यही होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। मतलब स्पीड का जो फॉर्मूला ही होता है वो स्पीड इज इक्वल टू आप लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई कोई बॉडी मूव कर रही है यहाँ से यहाँ पर, टी टाइम में एस डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो टी में एस तो यूनिट में एस बाई टी, ऐसे तो बना है फॉर्मूला। तो स्पीड का फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यदि आपने फॉर्मूला ही रट लिया, न्यूमेरिकल्स खूब किए, फॉर्मूले याद हो गए, फिजिक्स में तो ऐसे ही होगा ना, जब आप खूब क्वेश्चंस करेंगे तो सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। अब कोई क्वेश्चन डेफिनेशन से रिलेटेड आ गया तो आपके लिए इजी हो जाएगा। फॉर्मूला सोचो, राइट हैंड साइड में कोई एक मेन क्वांटिटी को छोड़कर बाकी सब क्वांटिटीज 1 कर दो, तो वो जो मेन क्वांटिटी होती है वो उस क्वांटिटी के इक्वल हो जाती है जिसको आपको डिफाइन करना है। अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल राइट हैंड साइड में तो 2 ही क्वांटिटी हैं, उसमें से मेन अपने को न्यूमरेटर में क्वांटिटी ये दिख रही है, डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी को 1 कर दो, तो इफ t इज इक्वल टू 1 देन स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस। बस हो गई डेफिनेशन। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड स्पीड। सिंपल। तो कोई भी डेफिनेशन आपको फिजिक्स में रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको खूब प्रैक्टिस करना है, खूब क्वेश्चंस करने हैं ताकि फॉर्मूले याद हो जाए, अपने आप सब चीज़ें बन जाती हैं। यहाँ तो ऐसा हो गया। सेकंड, चलिए यहाँ का देखते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। और आपको मालूम है डिस्टेंस स्केलर है, टाइम स्केलर, स्पीड भी क्या होगी स्केलर, तो इसलिए ये भी स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी के लिए देखो आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताया मैंने, तो वेलोसिटी भी क्या होगी वेक्टर क्वांटिटी, है ना, वेक्टर होगी। फिर नेक्स्ट यदि बात करूं आपसे थर्ड, तो दोनों के लिए डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे, L बाई टी एल बाई टी। तो दोनों के लिए डायमेंशनल फॉर्मूले जो होंगे वो m0 LT माइनस 1, L बाई टी एल टी माइनस 1। सेम यहाँ पर भी होगा m0 LT माइनस 1। दोनों के लिए यूनिट सेम होगी। सीजीएस सिस्टम में बात करोगे तो इसके लिए सेंटीमीटर पर सेकेंड, और यहाँ भी जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। इन एसआई सिस्टम मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये तो बच्चों सिंपल कंपैरिजन हो गया, है ना। अब यदि अपन 1D को छोड़ के बात करें, 1D भी हो ले सकते हो और 1D को छोड़ के भी बात कर सकते हो। तो मेरा आपसे यही क्वेश्चन है, इफ द बॉडी इज इन मोशन बट इट्स स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी, इज इट पॉसिबल? तो आपका आंसर होना चाहिए यस सर। जब बॉडी का डिस्टेंस ग्रेटर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से सेम टाइम में, तो स्पीड ग्रेटर हो सकती है वेलोसिटी से। यदि मेरा क्वेश्चन है क्या स्पीड और वेलोसिटी इक्वल हो सकते हैं क्या, तो आपका आंसर होना चाहिए यस सर। यदि सेम टाइम में बॉडी सेम डिस्टेंस और सेम डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब उसकी स्पीड और वेलोसिटी कैसी है, सेम। ऐसा कब होगा, 1D में। जब बॉडी स्ट्रेट पाथ पर मूव करेगी तो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी सेम डिस्प्लेसमेंट होगा सेम टाइम में, इसलिए उसकी स्पीड और वेलोसिटी कैसे माने जाएंगे, इक्वल। लेकिन यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं क्या स्पीड लेस हो सकती क्या वेलोसिटी से, तो आपका आंसर होगा नो। मेरा क्वेश्चन है बॉडी मोशन में है लेकिन उसकी स्पीड 0 है, इज इट पॉसिबल? तो आपका आंसर होगा नो। क्यों?
कि कुछ तो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, अब डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 9 पॉइंट मेरा क्वेश्चन है, क्या वेलोसिटी यदि बॉडी मोशन में है, वेलोसिटी बॉडी मोशन में है लेकिन उसकी वेलोसिटी 0, पॉजिटिव, नेगेटिव ये सब है क्या, तो आपका आंसर होगा यस सर, क्योंकि वेलोसिटी 0, वही के सेम एग्जाम्पल, ये बच्चे की बॉल आ गई है, यदि आप डाउनवर्ड थ्रो कर देते तो वेलोसिटी क्या मानी जाती है, पॉजिटिव, और अपवर्ड थ्रो कर दोगे तो वेलोसिटी क्या जाएगी, नेगेटिव, राइट। और यदि आप जब डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो वेलोसिटी भी 0 होगी, तो इसलिए वेलोसिटी जो है वो 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो यदि ये सब बातें हैं तो फिर यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन उठेगा, जैसे यहाँ पर था रेशो वैसे स्पीड और वेलोसिटी का भी जाएगा। तो मेरा आपसे वही क्वेश्चन रहेगा, आप भी आंसर तुरंत बता सकते हैं, स्पीड और वेलोसिटी का रेशो कैसा रहेगा, तो आपका आंसर होगा हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मैं पूछूंगा इसका उल्टा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, लेकिन वेलोसिटी और स्पीड का रेशो, तो आपका आंसर रहेगा हमेशा कैसा रहेगा, लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये बच्चों हमने एक साथ स्टडी की स्पीड और वेलोसिटी की। अब नेक्स्ट मुझे आपको बताना चाहिए एवरेज स्पीड। तो नेक्स्ट अपन को बात करना चाहिए एवरेज स्पीड से रिलेटेड। यदि मैं आपसे बात करूं एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ये फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का। मतलब ये यदि कोई बॉडी है यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है ए से, फिर यहाँ पहुँची, फिर यहाँ पहुँची, फिर और आगे भी, ये x1 डिस्टेंस, ये x2, ये t1 टाइम पर, ये t2 पर। मैं पूछूंगा आपसे एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आपका आंसर यही होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, t1 प्लस t2 प्लस t3, ये होगा। मतलब कुल मिलाकर एवरेज स्पीड के लिए आपका फॉर्मूला जाएगा समीशन ऑफ x अपॉन समीशन ऑफ t, राइट। लेकिन कई बार बच्चों ऐसा रहता है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे आप देखेंगे जिनमें आपको वो ऐसा दे देते हैं कि बॉडी यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है डिफरेंट टाइम पर, तो v1 वेलोसिटी है, यहाँ v2 है, यहाँ पर v3 है, यहाँ t1 टाइम है, t2 टाइम और ये t3। अब आपको एवरेज स्पीड निकालना है। शुरू में मान लीजिए बॉडी कुछ देर के लिए 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, आप जैसे जब आप कार वगैरह से या बस वगैरह से जब हाईवे पर मूव करते हैं तो आप देखते हैं बार बार आपकी स्पीड बदलती रहती है, कभी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती है, कभी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो जाती है, कभी 90। तो मान लीजिए कुछ टाइम के लिए आपकी स्पीड v1 है, कुछ टाइम के लिए v2 और नेक्स्ट कुछ टाइम के लिए v3। अब आपसे क्वेश्चन है एवरेज स्पीड बताओ, तो आपको अभी भी एक्चुअली में बेसिक फॉर्मूला तो यही देखना है, समीशन ऑफ x अपॉन समीशन ऑफ t। क्योंकि अभी आपसे मैं पूछूंगा तो आप एक ही चीज बताओगे मुझे कि सर ये वाला डिस्टेंस निकाल लेंगे, v1 इज इक्वल टू ऑफ x1 बाई t1 करेंगे, फिर x1 इज इक्वल टू v1 इंटू t1 ऐसा करेंगे, फिर v2 इज इक्वल टू x2 अपॉन t2 करेंगे, इससे x2 आ जाएगा v2 इंटू t2, है ना। तो ऐसा आप सोचेंगे कि अलग अलग डिस्टेंस निकालेंगे, फिर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम खराब होगा ना, सीधे सीधे आप ये देखो कि स्पीड दी है v इज इक्वल टू एक्स बाई टी, हमको यहाँ पर x मिस है तो x इज इक्वल टू हो गया vt, है ना, ब्रेन में हो जाता है।
अब आपको एवरेज स्पीड का मैंने फॉर्मूला क्या बताया, समीशन ऑफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ टी। तो आप एक्स की जगह वी टी रख दीजिए, तो क्या जाएगा समीशन ऑफ वी टी अपॉन समीशन ऑफ टी। समीशन वी टी का मतलब हो गया v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 अपॉन t1 प्लस t2 प्लस t3। तो डायरेक्ट जो वैल्यूज दी उससे क्वेश्चन हो जाएगा। पर कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे भी बनते हैं ना जिनमें आपको कुछ देर के लिए जो डिस्टेंस है वो v1 स्पीड से, नेक्स्ट v2 से, नेक्स्ट डिस्टेंस v3 से, ऐसा दिया है। अब एवरेज स्पीड निकालना मतलब टाइम मिस कर दिया हमने। आपको बोल दिया कि भाई 5 किलोमीटर तक गाड़ी जो चली है, व्हीकल जो चला है, कार जो चली है 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर आगे के 15 किलोमीटर जो चली है वो तो 40 की स्पीड से। मतलब ऐसा बदल रहा है, डिस्टेंस के साथ में स्पीड बदल रही है। अब एवरेज स्पीड निकालना है तो टाइम मिस है, तो हमको पता है v इज इक्वल टू एक्स बाई टी, तो t इज इक्वल टू एक्स बाई वी। और एवरेज स्पीड का मेन फॉर्मूला तो यही है, तो इसी में वैल्यू रख दो। तो v एवरेज इज इक्वल टू समीशन ऑफ x अपॉन समीशन ऑफ t की जगह क्या जाएगा x बाई वी। मतलब एवरेज स्पीड क्या बनेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन x1 बाई v1 प्लस x2 बाई v2 प्लस x3 बाई v3। वैल्यूज जो हैं क्वेश्चन में रखो, आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट यदि अपन मैं बात करूं एवरेज स्पीड, तो आप कुछ लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि एवरेज वेलोसिटी भी बता दीजिए सर। भाई ऐसा मत करो यार, चलो ठीक है, तुम मैंने बोल दिया कि बिल्कुल नहीं पता आपको, तो आप क्यों आंसर दोगे, सही बात है। तो एवरेज वेलोसिटी जब आप बोलोगे और आप बोल रहे हो उसमें जैसे ऊपर बोल रहे थे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ट्रेवल, तो आप हो सकता है कुछ लोग ऐसा बोले सर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्प्लेसमेंट टोटल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट तो एक ही होता है सीधे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। आप यहाँ से यहाँ चले हैं तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक ही रहेगा, है ना, टोटल वोटल कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं रहेगा कि आप यहाँ से ऐसे गए ऐसे ऐसे गए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो यही माना जाएगा ए बी। भले यहाँ t1 टाइम लगा, t2 t3, यहाँ x1 डिस्टेंस है, x2 x3, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो यही माना जाएगा x। टाइम भले ही हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। तो इसलिए एवरेज वेलोसिटी जो है उसके लिए तो आपका वही होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये हो गया बच्चों आपका एवरेज स्पीड। और नेक्स्ट इसके बाद मुझे आपको बताना चाहिए, अब जब इतनी बात अपन कर ही रहे हैं बच्चों, तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन भी डिस्कस कर ही देते हैं। है मामूली सी बात, लेकिन पता है आपको व्हाट इज एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को आप एक्सेलरेशन भी बोलेंगे, रिटार्डेशन भी बोलेंगे। एक्चुअली में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। एंड इफ rate of change of velocity is positive then it is called acceleration, and if the rate of change of velocity is negative then it is called retardation। मतलब कोई बॉडी यदि मोशन कर रही है और यहाँ पर उसकी वेलोसिटी v1 है और यहाँ पर v2 है, ये टाइम t, तो एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो t टाइम में कितनी वेलोसिटी में चेंज हुआ है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, v2 माइनस v1। 1 सेकेंड में कितनी होगी, v2 माइनस v1 अपॉन टी। 1 सेकेंड में जो चेंज होता है उसको बोलते हैं रेट। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन टी, है ना। अब ये कब एक्सेलरेशन होगा और कब रिटार्डेशन होगा, तो प्रैक्टिकली आप लोग जानते हैं, आप लोग व्हीकल चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, जब एक्सीलेटर देते हैं तो उसकी वजह से आपके व्हीकल को एक्सेलरेशन मिलता है और उससे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और जब ब्रेक लगाते हैं तो वही वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है, तो रिटार्डेशन। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एक्सेलरेशन। इसका मतलब इफ
v2 is greater than v1, then a is positive and this is called acceleration. तब इसके मान लीजिए पहले वेलोसिटी कितनी थी 7 मीटर पर सेकेंड, बाद में कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, तो 10 माइनस 7 करोगे तो 3 आएगा ना, प्लस आएगा। इसका उल्टा इफ v2 इज लेस देन v1 तब उसको क्या बोलोगे आप, रिटार्डेशन। वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, फाइनल वेलोसिटी कम हो रही है। भाई अच्छे वाले 10 मीटर पर सेकंड से थे, ब्रेक लगा दिया तो स्पीड जो है वो 3 मीटर पर सेकंड हो गई, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। क्यों हुई है, रिटार्डेशन की वजह से, राइट। इसीलिए अपन जब इस टावर के टॉप से किसी बॉडी को ड्रॉप करेंगे और यदि वो डाउनवर्ड आ रही है तो हम लोग एक्सेलरेशन जो रहता है जी की वैल्यू पॉजिटिव रखते हैं, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना, उसकी एक्सेलरेशन है वो। लेकिन उसी बॉडी को यदि अपवर्ड थ्रो करते हो तब तो आपका जी नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि जी जो है वो मोशन के अपोजिट लग रहा है। आप अपवर्ड थ्रो किया और जी डाउनवर्ड है तो वो डेफिनेटली नेगेटिव इफेक्ट करेगा, वेलोसिटी को डिक्रीज करता जाएगा। तो यदि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है मतलब रिटार्डेशन, यदि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन। तो फिर एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, डेफिनेटली वेक्टर क्वांटिटी। जो डायरेक्शन चेंज इन वेलोसिटी का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा, एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन नो डाउट वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन वही होता है जो चेंज इन वेलोसिटी का होता है। थर्ड, यदि अपन बात करें डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला तो आपको पता ही है, यहाँ ऊपर चेंज इन वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो वेलोसिटी का होगा। वेलोसिटी का क्या होता है, m0 lt माइनस 1, m0 lt माइनस 1 अपॉन t, तो क्या आ जाएगा lt माइनस 2 m0 lt माइनस 2। यूनिट से यदि मैं पूछूंगा तो आप बहुत इजीली यूनिट बता सकते हो। सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या बताओगे एक्सेलरेशन की, डेफिनेटली सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा ही सिस्टम में पूछूंगा तो आप क्या बोलोगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। ये हो गया बच्चों एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन। अब थोड़ा आगे समझें तो आप देखेंगे अभी अपन को क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग को तो और जानबूझ के, क्योंकि उनको पता है बेचारे बायो बच्चे थोड़ा सा मानसिक रूप से उनको बोल बोल के वीक कर दिया जाता है कि वो बायो स्टूडेंट्स हैं, बायो स्टूडेंट हैं, मैथ्स नहीं बनता, ऐसा बोल बोल के बेचारों को कमज़ोर कर दिया जाता है। जबकि आप देख लीजिए ये पूरे नीट के सिलेबस में जो आपको फिजिक्स में जितना आपको मैथ्स ज़रूरत पड़ती है वो 10 तक जो आपने पढ़ा वो ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा बहुत ऊपर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आपने पढ़ा है। तो फिर कहाँ से आपको सब बनता तो है मैथ्स, पर वो जानबूझ के फिर इसके क्वेश्चन भी डालते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मालूम है ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं ना, इफ द पोजीशन ऑफ ए बॉडी, इफ द पोजीशन ऑफ ए बॉडी और पार्टिकल चेंज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9, देन फाइंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ऐसे सब क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको मालूम है मतलब इस क्वेश्चन में उनने क्या दे दिया हमको, xt इक्वेशन दे दिया है। xt इक्वेशन का मतलब समझ रहे, पोजीशन टाइम इक्वेशन। उन्होंने बोला ना पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल चेंज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 5t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 9, ऐसा क्वेश्चन में बोला ना हमने। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर बॉडी की पोजीशन क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। जब t की वैल्यू आप 0 रखोगे तो x की पोजीशन क्या होगी, 9 मीटर। आफ्टर 1 सेकेंड कहाँ होगे तो t की वैल्यू 1 रख दीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी नेक्स्ट पोजीशन आएगी उतनी पोजीशन पर। इसका मतलब है कि बॉडी मोशन में है। अब आपकी वेलोसिटी फाइंड करना है, बॉडी की वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर, 5 सेकेंड आफ्टर, कैसे करोगे भाई, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, है ना, डी ऑफ x कर दो लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर भी। तो dx मतलब क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, और dt मतलब क्या है, चेंज इन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होगा, वेलोसिटी। और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो। वो आपने सीखा है, नहीं सीखा है तो फिर वीडियोस देख लीजिए मेरे। तो अब यदि यहां पर अपन बात करते हैं, यदि xt इक्वेशन गिवन हो तो x का यदि हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, वेलोसिटी।
और यदि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। ध्यान रखिए, पोजीशन इक्वेशन, पोजीशन को डिफरेंशिएट करने से विद रिस्पेक्ट टू टाइम यदि करते हैं तो वेलोसिटी आता है, और वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से एक्सेलरेशन। कभी कभी इसका उल्टा भी रहता है, क्वेश्चन में आपको एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन गिवन रहेगा, तो बच्चों यदि एटी इक्वेशन, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन यदि ये पता है तो इसकी हेल्प से आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। व्हाट इज इंटीग्रेशन? रिवर्स प्रोसेस। तो जब ऐसे में ये डिफरेंशिएशन चल रहा है तो ऐसे में क्या चलेगा? इंटीग्रेशन। मतलब यदि एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन गिवन है तो एक्सेलरेशन के इंटीग्रेशन से क्या मिलेगी आपको? वेलोसिटी, और वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से क्या मिलेगा? पोजीशन। यदि आपको किसी बॉडी की पार्टिकल के लिए एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन दिया हुआ है और यदि उसका आप इंटीग्रेशन कर दें तो उससे आप वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, और वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से उस बॉडी की पोजीशन पता कर सकते हैं। एक्चुअली में है ऐसा सिंपल, जैसे यही है, मान लीजिए A इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इसका मतलब A इंटू डी टी इज इक्वल टू ऑफ डी वी। अब ये भी इंटीग्रेशन करोगे, ये भी इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेशन dx क्या होता है? x, इंटीग्रेशन dv क्या होगा? v, तो वेलोसिटी मिल जाएगी ना। तो ऐसा होता है। चलो ठीक है, यदि आप समझो तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं समझो तो रटो फिर इसको। मैंने तो कोशिश की आपको समझाने की, पर यदि बाय द वे नहीं तो आप रट डालो। x को डिफरेंशिएट करने से, डिफरेंशिएशन करने से विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन से एक्सेलरेशन, और जबकि उसका उल्टा करोगे, एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन दिया है, एक्सेलरेशन के इंटीग्रेशन से वेलोसिटी, और वेलोसिटी के इंटीग्रेशन से पोजीशन। तो बच्चों ये हो गया आपका, इस तरीके से अपन करें। अब इसके बाद अपन को देखना चाहिए ग्राफ्स, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और इक्वेशंस, तब अपन क्वेश्चन कर पाएंगे, राइट? तो बच्चों आपको क्वेश्चंस पूरे बने, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट भी पूरे ढंग से क्लियर रहें, तभी आप न्यूमेरिकल्स कर पाएंगे। क्योंकि फिजिक्स में होता ही है कि सब कॉन्सेप्ट इधर के उधर के कॉन्सेप्ट सब लग लगा के क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो आपके लिए आसान तभी होगा जब आपके फुल कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे। तो इसलिए आप पढ़िए पहले, उसके बाद फिर देखिए क्वेश्चंस कितने आसानी से बनने लगेंगे, क्योंकि जब मैं करवाऊँगा तो करते करते देखते देखते आप सीख जाएंगे। तो अभी देखिए यूनिफॉर्म मोशन पढ़ते हैं अपन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, एक सा मोशन, एक सा यूनिफॉर्म मोशन, ये तो तभी होगा ना। यूनिफॉर्म मोशन तो तभी होगा जब बॉडी की स्पीड कैसी होगी? कांस्टेंट। व्हेन द बॉडी ट्रेवल्ड equal distances in equal time interval, then the motion of a body is called uniform motion. What is uniform motion? When the body travel equal distances in equal time interval, then the motion of a body is called uniform motion. मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई बॉडी है, हर 1 सेकेंड में 5 मीटर 5 मीटर 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। इसका मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट है 5 मीटर पर सेकेंड। तो यूनिफॉर्म मोशन किसी भी बॉडी का तब कहेंगे आप जब उसकी स्पीड कैसी हो? कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड, समझाने के लिए 5 मीटर पर सेकेंड। अब यदि मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे कि यदि यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा है तो फिर जिस बॉडी के लिए यूनिफॉर्म मोशन है उसका स्पीड टाइम ग्राफ कैसा होगा? तो आपका तुरंत आंसर होना चाहिए पैरेलल टू टाइम एक्सिस। क्यों? क्योंकि 0 टाइम पे जितनी स्पीड है, आफ्टर 1 सेकेंड भी सेम स्पीड, आफ्टर 2 सेकेंड भी सेम, आफ्टर 3 सेकेंड भी सेम। ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दोगे तो ग्राफ ऐसा आएगा। इसका मतलब ये ग्राफ को क्या बोलोगे आप? वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। भाई आप 1D की बात करें ना, मोशन इन 1 डायमेंशन,
तो जब वन डायमेंशन स्ट्रेट पाथ पर जो स्पीड होगी वही वेलोसिटी होगी। इसका मतलब ग्राफ को बोलेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा? फर्स्ट वीटी ग्राफ कैसा होगा? ये वीटी ग्राफ ये कैसा होगा? पैरेलल टू टी एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। कब? यूनिफॉर्म मोशन में। फिर इस ग्राफ का ये एरिया जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? निकाल कर देख लीजिए एरिया ए बी सी डी। अब एरिया मतलब रेक्टेंगल ही दिख रहा है ए बी सी डी। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या बोलोगे आप? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो बी सी डी सी, बी सी इंटू डी सी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या बोलते हैं? लेंथ इंटू ब्रेड्थ बोलते हो। ये आपको मालूम है क्या है? ये हाइट, वेलोसिटी v, यहाँ भी v, और ये क्या है? टाइम एक्सिस है। तो ये t1 टाइम और ये t2 टाइम। तो bc मतलब क्या बोलोगे आप? v। और dc क्या बोलोगे आप? t2 माइनस t1। और v एक्चुअली में होता क्या है? dx अपॉन dt। अब भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया dx अपॉन dt। और t2 माइनस t1 क्या होगा? dt, चेंज इन टाइम, कैंसिल हो गया, dx। मतलब ये एरिया क्या बताएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन दिस टाइम इंटरवल। मतलब यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि चलो ये ग्राफ है, ये ऐसा है, ये 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पर ये 0 सेकेंड है, ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है और ये 3 सेकेंड। आपसे पूछो 1 से 2 सेकेंड के बीच में बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपको कुछ नहीं करना, एरिया निकाल लेना है। क्योंकि आपको मालूम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वीटी ग्राफ, इसका ये जो एरिया है वो क्या शो करता है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया निकालोगे। अब ये एरिया क्या बोलोगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये हाइट कितनी दिख रही है? 5। ये कितना दिख रहा है? 2 माइनस 1 1। तो क्या बोलोगे? 5 इंटू 1 5। मतलब बॉडी ने इस 1 से 2 सेकंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 5। यदि मान लीजिए आपसे यहाँ पूछा जाता 3 सेकंड में, तो ये निकाल लेते। तो ये कितना जाता? 3 माइनस 1, यहाँ पर 2 आ जाता, तो आप 10 बोल देते, 10 मीटर। तो कुछ नहीं करना है आपको, कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ का एरिया फाइंड कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, तो उस बॉडी ने जितना भी डिस्टेंस ट्रैवल किया है या डिस्प्लेसमेंट वो निकल आएगा। अब देखिए मैंने जो आपको समझाते समझाते जो मैंने शब्द यूज़ किए हैं वो भी देखिए, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा ऐसा बोला। तो क्या होता है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ऐसे ऐसे, देखिए आप, और मान लीजिए ये टाइम एक्सिस है और यहाँ पर ये वेलोसिटी, और इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्पीड दी है 7 मीटर पर सेकेंड, इसके करस्पॉन्डिंग 5, इसके करस्पॉन्डिंग -5, ये 0, ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड और 4 सेकेंड। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया है, फाइंड कीजिए विद द हेल्प ऑफ गिवन ग्राफ फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन 4 सेकेंड। तो आप ग्राफ की हेल्प से टोटल डिस्टेंस बताना है, तो आपको ये एरिया A1, A2 और A3, ये तीनों एरिया निकालना पड़ेगा, तब जाके डिस्टेंस आएगा। A1 प्लस A2 प्लस A3। A1 कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले से, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हो जाएगा 1 और हाइट ये जाएगी 7 प्लस A2, ये एरिया कैसे निकालोगे? तो 3 और 1 का डिफरेंस कितना हुआ? 2, और ये कितना जाएगा? 5। -5 नहीं रखना है भैया, डिस्टेंस फाइंड करो, स्केलर है ना इसलिए, प्लस यहाँ A3, तो ये देखो ये भी 5 है और ये 1 है, तो 5 इंटू 1। इसको सॉल्व कर लोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 4 सेकेंड में। लेकिन अपन को यही क्वेश्चन दिया है और बोला है कि डिस्प्लेसमेंट फाइंड कीजिए इन 4 सेकेंड में, तो क्या करना पड़ेगा? ये A1 और A2 ये पॉजिटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, इसलिए ये तो पॉजिटिव रहेंगे, लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो एरिया वो नेगेटिव, यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, तब आपका क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा।
यदि तीनों को आप पॉजिटिव रखकर ऐड करते हो तो डिस्टेंस, लेकिन यदि पॉजिटिव साइड वाले हैं उनको पॉजिटिव रखो, नेगेटिव साइड वाले एरिया को नेगेटिव करोगे तो फिर उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये बच्चों मैंने जैसा आपको समझाया है यूनिफॉर्म मोशन में वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये भी समझाया है किस तरीके से एक्चुअली में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर सेकंड देखिए यूनिफॉर्म मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ। सिंबल्स तो पहचानिए, अब वी वेलोसिटी को बताता है, एक्स पोजीशन को बताता है, टी टाइम को बताता है ना। तो यदि पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करोगे कैसा होगा तो आप बता सकते हो भाई v इज इक्वल टू आप क्या बोल रहे हो, डेल एक्स अपॉन डेल टी बोल रहे हो ना। तो डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v इंटू डेल टी, या डेल एक्स को भी अपन जीरो से भी स्टार्ट हो रहा है x, तो अपन इसको x डायरेक्ट लिख दे v इंटू ऑफ टी। तो अब आपको क्लियर यहाँ v क्या हो गया, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन में आप स्पीड क्या बता रहे हो, कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट को यहाँ से हटाओगे तो x और t के बीच में क्या रिलेशन बन गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्लास 10 से पढ़ रहे हो भाई, कभी भी x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है, इक्वल करने के लिए क्या करते हो, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो ना। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल करना है तो k से मल्टीप्लाई करते हो। इसका मतलब यदि k को अलग कर दोगे, हटा दोगे तो क्या बन जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर क्या था, x इज इक्वल टू वी इंटू टी, वी कॉन्स्टेंट है, इसको हटाया तो x और t में क्या रिलेशन आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है टाइम जिस रेशियो में बढ़ेगा उसी रेशियो में x भी बढ़ेगा। और हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स के जो ग्राफ होते हैं वो ऐसे होते हैं, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा वैसे वैसे पोजीशन भी इंक्रीज होगी। ऐसा जरूरी नहीं कि ओरिजिन से जाए, ये नहीं बोल रहा हूं मैं, ये ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा कैसी कंडीशन है उस पर। तो यदि टाइम इंक्रीज होगा तो पोजीशन भी इंक्रीज होगी। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि मान लीजिए कोई बॉडी जो है ना, ये आपका टेम्पल है और आपकी कार जो है वो यहाँ पार्क है टेम्पल से 5 मीटर, और फिर यहाँ से चलना स्टार्ट करती है। तो इसका मतलब इनिशियल टाइम पर ही उसकी कार की जो पोजीशन है टेम्पल से कितनी दूर पर है, 5 मीटर। तो जब उस कार के मोशन के लिए बात करोगे तो ग्राफ कैसा बनेगा, और यूनिफॉर्म चल रही हो तो आपको यहाँ 5 मीटर लेना पड़ेगा ना, t इज इक्वल टू 0 पर, तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला था कि कोई जरूरी नहीं कि वो यहाँ से कट करे, पर रहेगा स्ट्रेट यूनिफॉर्म मोशन में। पर मान लीजिए आप तो चलिए पैदल ही आए हैं और टेम्पल से ही चल रहे हैं 5 मीटर पर सेकंड से यूनिफॉर्म, तो फिर तो आपके लिए ग्राफ ऐसा बनेगा, ये टाइम हो गया और ये पोजीशन हो गई। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा आपकी पोजीशन भी बढ़ती जाएगी, आप दूर होते जाएंगे टेम्पल से, राइट। तो पहली चीज तो ये हो गया कि जो एक्सटी ग्राफ होगा, पोजीशन टाइम ग्राफ, वो स्ट्रेट लाइन होगा, इंक्लाइंड होगा विद द टाइम एक्सिस बाय सम एंगल, है ना। अब मैंने बोल दिया, आप समझ जाइएगा। पर इस ग्राफ का टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है ना, जो इंक्लिनेशन है उसको बोलते हैं स्लोप। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो स्लोप के लिए क्या करो बच्चों, यहां से किसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, है ना। अब आपसे पूछूंगा ये क्या है, ये हाइट क्या है, तो आप बोलोगे चेंज इन पोजीशन dx, और मैं पूछूंगा ये क्या है तो आप बोलोगे चेंज इन टाइम dt, यहाँ के रिस्पेक्ट में है। मैं पूछूंगा tan थीटा कितना होगा, तो आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। और dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी, है ना।
इसका मतलब ये जो ग्राफ है इसके स्लोप की यदि आप टेंजेंट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। तो मतलब, और यदि थीटा स्मॉल हो तो डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, इफ थीटा इज वेरी लेस तो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा होता है, थीटा वेलोसिटी बता देगा। मतलब यदि ऐसे ग्राफ आ जाएं कि एक ये दिया हुआ एक ऐसा दिया है, ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है और ये मान लीजिए 60 डिग्री एंगल बना रहा है, ये फर्स्ट बॉडी के लिए है, सेकंड बॉडी के लिए। ये आपकी कौन सी एक्सिस है, पोजीशन एक्सिस, ये कौन सी एक्सिस है, टाइम एक्सिस। और बोला गया है कि विद द गिवन ग्राफ सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, और उनने 4 ऑप्शन दिए हैं, v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू, किस ऑप्शन को आप टिक करेंगे। तो आपको पता है v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू हो जाएगा tan 30 अपॉन tan 60, क्योंकि tan थीटा क्या बताता है, वेलोसिटी। तो v1 फर्स्ट बॉडी के लिए बात करोगे तो 30 डिग्री का स्लोप है, सेकंड के लिए 60 की। अब tan 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1/√3 और tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 1/3। मतलब जो सेकंड बॉडी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, v2 इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ v1, 3 टाइम्स ज़्यादा है। ये सब कैसे पता पड़ चलेगा आपको, ग्राफ की हेल्प से। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेंगे तो आप करते चलेंगे, करेंगे अपन क्वेश्चंस तो आपको पता चलेगा। तो ये बच्चों हो गया यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट इसके बाद मुझे थोड़ा सा आपको बताना चाहिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अभी मैं बोल रहा था यूनिफॉर्म मोशन, अब चेंज करके मैं बोल रहा हूँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो एकदम नेम से ही समझ में आ रहा है कि एक्सेलरेशन इसका मतलब कैसा रहेगा, कांस्टेंट। व्हेन द बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन then the motion of a body is called uniformly accelerated motion। जब बॉडी, कोई एग्जांपल देखें अपन तो आप बोलोगे सर किसी भी स्ट्रेट पाथ पे कोई कार चल रही है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, उसको बोलेंगे हाँ ठीक है। लेकिन एक अच्छा एग्जांपल बताता हूँ, मोशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। टावर के टॉप से यदि आप किसी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हो तो पूरी जर्नी में उसके मोशन को माना जाता है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, क्योंकि पूरी जर्नी में उसका एक्सेलरेशन कैसा लिया जाता है, कांस्टेंट 9.81। अब हो सकता है कि कोई टीचर जो हैं वो प्रूफ करने में लग जाए, सर ने तो गलत बता दिया, हम बहुत ज़्यादा हाइट से करेंगे तो जी चेंज, हाँ बहुत ज़्यादा हाइट से चेंज करेंगे तो जी चेंज होगा। लेकिन जब अर्थ पर स्मॉल हाइट से अपन बात करते हैं तो जी में वेरिएशन निग्लेजिबल मानते हैं, और कैसा मानते हैं, कांस्टेंट। हाँ यदि सैटेलाइट वहाँ से यदि किसी को नीचे ला रहे हो, बहुत हाइट से आप कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो फिर बात अलग है। फिर तो बहुत हाइट पर जाने पर जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है, ऐसा हम भी पढ़ा देंगे ग्रेविटेशन में। तो बस तुम हम पर ट्रस्ट करो और पढ़ते चलो। प्रीवियस ईयर्स के अपन क्वेश्चंस करेंगे, आंसर्स निकालेंगे, अपने आप सब कॉन्फिडेंस तुम्हारा खड़ा हो जाएगा। तो बच्चों अपने मन के ऊपर विश्वास रखो और पढ़ो, बस खत्म बात। तो मेरा कहना था आपसे कि यदि किसी बॉडी को हम लोग फ्रीली फॉल करते हैं तो पूरी जर्नी में उसका एक्सेलरेशन अपन कांस्टेंट मानते हैं, इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81। तो ये एग्जांपल हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। अब यदि मैं आपको यूनिफॉर्म मोशन ना बोलकर बोल रहा हूँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, अब ये हेडिंग मैंने कर दी तो तुरंत आपके दिमाग में आ गया एक्सेलरेशन कांस्टेंट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस टाइप से 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं पूछूंगा बताओ क्या ग्राफ कौन सा डिस्कस करूं, तो आप बोलोगे सर जैसे यूनिफॉर्म मोशन में आप पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस कर रहे थे, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ डिस्कस कर लीजिए। बिल्कुल सही, यहाँ पर अपन एक्सेलरेशन ले लेंगे, यहाँ टाइम ले लेंगे। ग्राफ कैसा होगा, तो ऐसा ही होगा, क्योंकि 0 टाइम पर जितना एक्सेलरेशन आफ्टर 1 सेकेंड भी सेम एक्सेलरेशन, आफ्टर 2 सेकेंड भी सेम एक्सेलरेशन रहेगा। तो अब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा,
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होगा पैरेलल टू टी एक्सिस होगा। तो यहाँ पर वीटी की जगह क्या जाएगा, एटी आ जाएगा। ये कौन सा ग्राफ कहलाएगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब ये ग्राफ कैसा होगा, एटी ग्राफ पैरेलल टू टी एक्सिस होगा। फिर इस ग्राफ का एरिया क्या बताएगा, निकाल के देख लीजिए, कुछ भी रटना थोड़ी है। रटने का तो आप मुश्किल में पड़ जाओगे, समझने का जो रहेगा वो आपका हमेशा का काम हो जाएगा, इसलिए समझने पे ध्यान दो। देखो जैसे पिछले उसमें अपन ने ग्राफ में देखा था, ये हाइट क्या थी, वेलोसिटी थी। अब यहाँ पर क्या जाएगी, एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन एक्सिस है, एक्सेलरेशन होता है। तो ये ए हो गया, ये भी ए हो गया। T1 T2 टाइम इंटरवल dt हो गया, T2 माइनस T1 को क्या बोलते हो, dt बोलोगे। तो ये एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ये a इंटू डी टी, ए इंटू T2 माइनस T1। a क्या होता है, dv बाई डी टी, T2 माइनस T1 dt कैंसिल हो गया, dv। इसका मतलब ये एरिया क्या बताएगा, इस टाइम इंटरवल में जो भी बॉडी मोशन करेगा उसकी चेंज इन वेलोसिटी। तो जब आपको चेंज इन वेलोसिटी निकालना हो तो आपको ये एरिया फाइंड करना चाहिए। अब जैसे यहाँ पोजीशन टाइम ग्राफ है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वीटी ग्राफ। मैंने भी बोला था ना आपको, ऐसा x के बाद क्या चलता है v, v के बाद क्या चलता है a, लेकिन यहाँ से उल्टा चले, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी वेलोसिटी के बाद पोजीशन। तो जब आपने यहाँ पर एक्सेलरेशन देखा तो नेक्स्ट ग्राफ वीटी ग्राफ। तो अभी अपन बात करें तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या दी थी, ए इज इक्वल टू क्या बोला था आपने, dv बाई डी टी, डेल वी बाई डी टी। तो डेल वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो, डेल वी इज इक्वल टू ए इंटू डेल टी, ऐसा हो जाएगा। मतलब यदि अपन जीरो से वेलोसिटी चेंज हो रही तो अपन डेल वी क्या हो जाएगा, v माइनस जीरो। आप रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हो, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या जाएगी, 10 माइनस जीरो, तो अपन इसको v लिख सकते हैं, और यहाँ पर डेल टी की जगह t। यहाँ पर आ जाएगा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, हटा दो तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। मतलब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होगा, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। देखते भी तो हो आप, टावर के टॉप से किसी बॉडी को ड्रॉप करोगे तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब ग्राफ कैसा होगा, जैसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ था वैसा क्या बन जाएगा, वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यह हाइट क्या बताएगी, डीवी, ये स्लोप रहेगा। तो फिर से वही बात आ रही है, यदि मैं आप पूछूं कि वीटी ग्राफ कैसा रहेगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो आपका आंसर रहेगा स्ट्रेट लाइन and inclined with the time axis by some angle. This angle is called slope of velocity time graph. ये क्या है, ये कहलाएगा velocity time graph। फिर ये tan थीटा क्या बताएगा, बोलो, dv by dt। dv by dt क्या होता है, एक्सेलरेशन। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है उसकी tan थीटा यदि आप फाइंड करोगे तो क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। इफ थीटा इज वेरी लेस देन tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो डायरेक्ट थीटा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। अब यहां पर यदि मैं बात करूं तो जैसे आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ किया, तो थर्ड पोजीशन टाइम ग्राफ xt ग्राफ कैसा होगा, तो बच्चों xt ग्राफ जो होगा xt ऐसा होगा, पैराबोलिक। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा पोजीशन इंक्रीज होगी, और बाद में बहुत फास्ट इंक्रीज होने लगेगी, क्योंकि बाद में वेलोसिटी बहुत तेज बढ़ने लगती है। एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी कंटिन्यूस क्या होती जाएगी, इंक्रीज। वेलोसिटी जब बढ़ती जाएगी तो डेफिनेटली सेम टाइम में बॉडी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने लगेगी। तो पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा होगा। नेक्स्ट, यदि मैं आपसे पूछूं इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आपको पता है। तो बच्चों अब इक्वेशन ऑफ मोशन यदि बात करें तो किस कंडीशन में है, वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की कंडीशन में। मतलब उसमें एक्सेलरेशन कैसा रहता है, कांस्टेंट।
तो ध्यान रखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपका, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और एक और अपन फॉर्मूला यूज करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द nth सेकेंड, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। तो जनरली अपन ये 4 फॉर्मूले यूज करते हैं जिनकी हेल्प से अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इन इक्वेशंस में u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सेलरेशन, व्हाट इज s, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन द t सेकेंड। और ये जो आप फॉर्मूले यूज कर रहे हैं उसमें a एक्सेलरेशन है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू रखोगे। जब रिटार्डेशन होगा तो a की वैल्यू क्या रखोगे, नेगेटिव रखोगे, राइट। लेकिन यदि मान लीजिए आपको फाइंड करना है तो फिर आप कोई साइन नहीं रखेंगे, ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व होके आंसर जब आएगा तो बताएगा a की वैल्यू। यदि a की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है मतलब एक्सेलरेशन, a की वैल्यू नेगेटिव आ रही है मतलब रिटार्डेशन। लेकिन यही क्वेश्चन यदि आपकी ग्रेविटी, कोई बॉडी अंडर ग्रेविटी मूव कर रही है, डाउनवर्ड अपवर्ड, तो फिर a की जगह क्या आएगा, g। यदि कोई बॉडी डाउनवर्ड मोशन कर रही है तो g की वैल्यू आप पॉजिटिव लोगे, कोई बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है तो g की वैल्यू आप नेगेटिव लोगे। अब ये जो है लास्ट वाला, उसमें थोड़ा सा किसी स्टूडेंट्स को हो सकता है प्रॉब्लम जा रही है, सर ये फॉर्मूले का मतलब क्या है और इसका क्या मतलब है। मान लीजिए टावर के टॉप से आपने किसी बॉडी को ड्रॉप किया और पूरे टॉप से लेके बॉटम तक आने में उसको 10 सेकंड लग गए। 10 सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मान लीजिए टावर की हाइट फॉर एग्जांपल 100 मीटर है, तो 10 सेकंड में पूरा 100 मीटर जो किया है उसके लिए ये फॉर्मूला होगा, व्हाट इज एस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल टाइम टी। लेकिन ये फॉर्मूला कब है, जब कोई बॉडी मूव करी और पर्टिकुलर किसी टाइम में कितना डिस्टेंस ने ट्रैवल किया वो फाइंड करना। तो ये जैसे टावर के टॉप से आपने बॉडी को ड्रॉप किया तो आपको मालूम है ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, लेकिन आफ्टर 1 सेकेंड कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर एक्सेलरेशन वर्क कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो 1 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़कर 0 से कितनी हो जाएगी, 10, और नेक्स्ट 1 सेकेंड में 10 और बढ़ जाएगी तो 20 हो जाएगी। भाई वेलोसिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना वो। इसका मतलब है किसी बॉडी को जब हाइट से गिराते हो तो हर 1 सेकेंड में वो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन आपको बोला कि नहीं पर्टिकुलर 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया वो फाइंड करना है, तो वो आपको इस फॉर्मूले से निकलेगा। n की जगह 5 रखना पड़ेगा और यहाँ पर भी 5 रखना पड़ेगा, तब पर्टिकुलर 5th सेकेंड में कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया वो निकल आएगा। क्वेश्चंस अपन करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। पर बच्चों ये लगभग मैंने चैप्टर जो है मोशन इन 1 डायमेंशन आपको कंप्लीट कर दिया है थ्योरी। अब मुझे इसके ऊपर क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करवानी है। क्वेश्चंस की भी जो प्रैक्टिस अपन करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैं वही करवाने वाला हूँ जो जस्ट प्रीवियस ईयर्स, पिछले साल या उसके पिछले साल या उसके पिछले साल में पूछे गए हैं। तो उसमें क्या है कि जब वो क्वेश्चंस आपको कंटिन्यूस बनते जाएंगे तो कॉन्फिडेंस आपको खड़ा होगा। तो हर चैप्टर में मैं लगातार 4, 5, 6 साल में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके ऊपर डिस्कशन करूंगा, और कुछ क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगेंगे वो भी डिस्कस करूंगा जिनसे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। तो आपको वीडियो को ढंग से सुनना है, समझना है, उसके बाद फिर आपको मैं बताऊँगा, आपको आगे धीरे धीरे गाइड करते जाऊँगा। पर चलो अभी आपने क्या पढ़ा जरा वो भी तो देखें, चेक करें कितना सीखा आपने। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये ग्राफ बना है XT ग्राफ, और मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, बताओ ये यदि ऐसा ग्राफ है तो ये ग्राफ बॉडी की वेलोसिटी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बॉडी की वेलोसिटी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं सर यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, एक आध के मन में चल रहा है सर वेलोसिटी इंक्रीज रहेगी। चलो ठीक है, अच्छा ऐसा आप बता रहे हो तो मैं, मेरा क्वेश्चन है यदि ऐसा ग्राफ है तो वो क्या बताएगा, यदि ऐसा ग्राफ होगा तो क्या बताएगा, वेलोसिटी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यदि ऐसा ग्राफ है तो वेलोसिटी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है।
यदि ऐसा ग्राफ है तो वेलोसिटी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ऐसा ग्राफ है तो वेलोसिटी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो बच्चों बहुत सिंपल है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ाया था, एक्स टी ग्राफ, और बताया था कि इसका जो स्लोप है वो क्या बताता है। आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए तो ये dx हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा dt, क्योंकि टाइम एक्सिस है। तो मैंने बोला था tan थीटा इज इक्वल टू dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt क्या बताता है, वेलोसिटी। यदि ये थीटा स्मॉल हो तो tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, थीटा इज इक्वल टू v। मतलब इस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी। आप क्या करो, इस पे देखो फर्स्ट ग्राफ के लिए, यहाँ पर ये ऐसा था तो ये थीटा ये हुआ, कुछ टाइम के बाद देखोगे तो यहाँ पर थीटा ये हुआ, कुछ ये थीटा ये हुआ। आपको दिख रहा है ये सारे एंगल तो सेम होंगे ना, स्लोप तो हॉरिजॉन्टल से ही बनता है ना, तो ये सारे जो ग्राफ एंगल होंगे सब सेम होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसका मतलब थीटा जो है वो कैसा है, कांस्टेंट। और यदि थीटा कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी क्या हुई, कांस्टेंट। तो ये ग्राफ जिस बॉडी के लिए अपन ने ड्रॉ किया है उसकी वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट। लेकिन ये ग्राफ के बारे में बात देखो आप, इस ग्राफ के बारे में तो आपको यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ये स्लोप आएगा थीटा 1, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे ये थीटा 2 आएगा, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे थीटा 3 आएगा, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे थीटा 4 आएगा। आप देख रहे हो ग्रेजुअली स्लोप बढ़ता जा रहा है। यहाँ से भी मान लीजिए इस टाइप से कुछ आपके पास में बोर्ड होता, ब्रिज होता, और यहाँ से किसी बॉल को छोड़ते हुए यहाँ तेजी के साथ आती ना, आपसे पूछते तेजी से क्यों आ रही, तो आप बोलोगे भाई स्लोप यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ स्लोप कम है। स्लोप का मतलब ये एंगल ही तो होता है। तो इसका मतलब आप ग्रेजुअली यहाँ पर देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्लोप की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज। तो जब किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीजिंग पोजीशन में होती है तो ऐसा ग्राफ आएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ। ये ग्राफ ऐसा होगा। अभी ध्यान दें, मैंने आपको बताया था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे ही ड्रॉ किया था, क्योंकि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड पोजीशन में वेलोसिटी क्या हो रही थी, इंक्रीज, इसलिए पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा होगा। लेकिन ऐसा ग्राफ कब होगा, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल थीटा 1, यहाँ टेंजेंट तो ये थीटा 2, यहाँ टेंजेंट थीटा 3। आपको क्लियर दिख रहा है कि थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। पहले एंगल ज़्यादा था, कम होते आ रहा है। जब स्लोप डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब वेलोसिटी भी क्या हो रही है, डिक्रीज। तो जब कोई बॉडी डिक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव करेगी, ब्रेक लग रहा है डिक्रीजिंग वेलोसिटी, तो फिर ग्राफ ऐसा होगा। इंक्रीजिंग एक्सीलेटर दे रहे हो आप, ऐसा ग्राफ। ब्रेक लगा रहे हो, ऐसा ग्राफ। एक सी चल रही है, ये ग्राफ। नहीं चल रही है, खड़े हो रेस्ट में, ये ग्राफ। क्योंकि थीटा 0, वेलोसिटी 0 दिख भी रहा है, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। 0 टाइम पर जो पोजीशन आफ्टर 1 सेकेंड भी वहीं पर है। जब आप प्रॉपर नहीं पढ़ते हैं ढंग से तो फिर आपका ग्राफ ऐसे ही रहेगा, रेस्ट में, जहां के तहां, बढ़ ही नहीं रहे। और यदि आप चाहते हो कि इंक्रीजिंग, तो फिर ये रहना चाहिए। फिर यहां देखो ये ग्राफ, तो यहां तो थीटा 90 हो गया, वेलोसिटी होनी चाहिए 1090, 1090 तो इन्फिनिटी होता है, तो मतलब वेलोसिटी इन्फिनिटी। तो जब कोई बॉडी इन्फिनिटी वेलोसिटी से मूव करेगी तो उसका ग्राफ ऐसा होगा। थोड़ी देर में आप जस्ट आपके सामने सेम टाइम पर वो कहीं और भी है, लंदन में भी है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप सेम टाइम पर बॉडी की क्या बोल रहे हो, डिफरेंट पोजीशन। 0 पर भी, 1 मीटर पे, 2 मीटर पर भी, ऐसा होता ही नहीं है। तो ये ग्राफ जो है वो इम्पॉसिबल है। और यहाँ पर देखो थीटा तो हमेशा ऐसे ही एंगल लोगे ना, हॉरिजॉन्टल के साथ में ऐसा बनाओगे ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कैसा होता है, पॉजिटिव। तो आप स्लोप ऐसे लोगे हॉरिजॉन्टल के साथ, ये कैसे जा रहा है, 90 प्लस थीटा। 10 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा, मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, नेगेटिव। तो यहां पर चूंकि थीटा जो है वो ऑब्ट्यूज है, लेकिन है कांस्टेंट,
लेकिन है कैसा, कांस्टेंट। आप कभी भी देखो ये है ऐसा, ये कांस्टेंट। यदि आप ऐसे बात करें तो ऐसा जाएगा, ये ऐसा, ऐसा का मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल कैसा होता है, नेगेटिव, और ये सब करस्पॉन्डिंग एंगल है। मतलब आप बोलोगे माइनस थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा। अब माइनस थीटा कांस्टेंट का मतलब माइनस वी कांस्टेंट। तो ये ग्राफ तब होगा जब कोई बॉडी मूव करेगी लेकिन नेगेटिव वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी से। तो बच्चों सफिशिएंट है इतना पढ़ने के बाद अपन मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट, इस पर अपन क्वेश्चन अब डिस्कस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मेरे वीडियो मिलते जाएंगे, नहीं तो आप ढूंढते रहिए फिर। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, वो लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है, मेरे चैनल पर।